कभी जी। सिनफ़े नाज़ुक से भी इश्क हुआ? 6:45 पे मुझे इश्क हुआ था और 6:46 पे मैंने शेर कह दिया था। अगले 100 बरस में भी इसका जवाब ना दे पाऊँ कि पहले अंडा आया था कि मुर्गी आई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अवैस रमज़ान। मेरे साथ आज मुल्क पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत, अदबी शख्सियत, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं और क्या क्या कुछ हैं। रहमान फ़ारिस साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने इंजीनियरिंग की, CSS किया, फिर आप एडिशनल कमिश्नर हैं, साथ में आप ये अदबी सरगर्मियों से भी वाबस्ता हैं। इन तमाम शोबाजात में आप इंसाफ़ कैसे कर पाते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। तख्लीक के तवस्सुत से सबसे पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज मुझे इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के काबिल समझा। थैंक यू सर। दूसरी बात ये है कि या मुख्तलिफ़ पड़ाव, मुख्तलिफ़ मदारिज, मुख्तलिफ़ दर्जे, मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें आती रहती हैं मंज़िल के हुसूल तक। मंज़िल जो है उस तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे मोड़ मुड़ना पड़ते हैं। तो मैं इन तमाम जो मेरे करियर के मुख्तलिफ़ मदारिज थे, उनको मदारिज ही समझता हूँ, उनको एक-दूसरे की राह में मुख़िल नहीं समझता। उनको एक-दूसरे की राहगुज़र में रुकावट नहीं समझता। आई थिंक कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को खोलता है, एक दरवाज़ा दूसरे मज़ीद सहन में खुलता है, जहाँ से मज़ीद एक दरवाज़ा खुलता है। तो शायरी और सिविल सर्विस का आपने जो कहा, ये इस हद तक बात ठीक है और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि कहाँ वो आदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा, कहाँ वो बोरिंग से फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड डिजिट्स एंड नंबर्स सिविल सर्विस के, ख़ास तौर पे इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के, और कहाँ शायरी का एक बहुत ही नाज़ुक और लतीफ़ एहसास और मिसरे की बुनत और कैफ़ियत और अल्फाज़ की नशिस्त व बर्ख़ास्त और गज़ल का तग़ज़्ज़ुल, ये सब चीज़ें 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मेरा ये ख़्याल है कि गालिब ने कहा था कि पाते नहीं जब राह, हुँ। तो चढ़ जाते हैं नाले, आहा! रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां क्या और। बात! तो वाह! मुझे ये लगता है कि 9 टू 5 जब आपकी तबीयत पे एक बंद लगा होता है, एक रुकावट होती है, एक चट्टान आपकी तबीयत के सामने खड़ी होती है, तो जब वो 9 टू 5 के बाद हटती है तो पूरे वफ़ूर, पूरी तवानाई और पूरी एनर्जी के साथ आपका शेरी जौहर आपके सामने आता है। तो मैं इसको पॉज़िटिव लेता हूँ और इंसाफ़ करना तब आपको पड़ेगा जब आप समझो कि यार ये एक चीज़ मुझे नेगेटिव साइड पे खींच रही है और दूसरा पॉज़िटिव साइड। मुझे ये लगता है कि ये रुकावट भी मुझे अच्छा और मज़ीद बेहतर शेर कहने पे आमादा करती है। क्या बात है! सर आप बहुत अच्छे शेर कहते हैं, नौजवानों के पसंदीदा शायर भी हैं, वाह-वाह होती है। आपका पसंदीदा शायर कौन है? ये एक बड़ी तवील फ़हरिस्त है, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम द क्लासिक्स। मैंने जब पढ़ा था तो मैंने उल्टा पढ़ा था। मैं ये समझता हूँ कि कोई नौजवान जिद्दत पे उस वक़्त तक अपना मुकम्मल आहंग और रंग-ढंग इख्तियार नहीं कर सकता जब तक कि वो क्लासिक को पढ़ के ना निकला हो। आप देखिए, जब आपको तीर कमान को जितना पीछे की तरफ खींचेंगे, तीर उतना ही आगे सफ़र करेगा। एक फ़ास्ट बॉलर जितना दूर से भाग के आएगा, उतना ही तेज़ गेंद आगे फेंकेगा। तो इसी तरह आप शेर या किसी भी इल्म व फ़न, किसी भी हुनर की तारीख़ में, क्लासिक्स में जितना भी चलते चले जाएँ पीछे और उनके मज़ामीन और कैफ़ियत का अहाता करते चले जाएँ, उतना ही आप आगे का सफ़र कर पाएँगे। तो आई स्टार्टेड ऑल द वे फ्रॉम वली दखनी। मीर खुदावंद सुख़न है और मीर से मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो हर वक़्त मेरे साथ होते हैं। क्या बात! अभी भी मैं सफ़र के दौरान भी मीर की कुल जो उनका इंतख़ाब है भाई नासिर काज़मी, वही पढ़ रहा था। उसके बाद ज़ाहिर है मसफ़ी, शेफ़ता, दाग़, ज़ौक़, ये सारे एक मदारिज चलते चले आए और फिर थोड़ा कंटेम्परेरीज़ की तरफ मुझसे हमसे पहले फ़राज़ साहब मुझे बहुत पसंद थे, मोहसिन नक़वी, नासिर काज़मी की उदासी का मैं हमेशा से क़ाइल रहा हूँ। मौजूदा दौर में अब्बास ताबिश साहब आबरूए ग़ज़ल हैं, जहाँ-जहाँ उर्दू ग़ज़ल पढ़ी, लिखी, सुनी, बोली, समझी, सराही और चाही जाती है, वहाँ-वहाँ उनका नाम जो है वो एक मोतबर और मुस्नद हवाले के तौर पे मौजूद है। शकील जाज़िब नौजवानों में बहुत ही कामयाब और बहुत ही भरपूर लहजे के शायर हैं। तो ये मेरी कुछ यानी कि आप बैकग्राउंड के हवाले से बात कर रहे हैं कि उन शोरा कराम से फिर बढ़ते-बढ़ते जी, आगे जी, वो एक अहाता वसी हो रहा है। सर वैसे तो आपका इश्क शायरी है, कभी जी। सिनफ़े नाज़ुक से भी इश्क हुआ है? ज़ाहिर हुआ है, वो उसके बगैर शेर कैसे कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो नाम उगलवाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है वो मैं इसको शेर के पर्दे में कहा करता हूँ कि वो जो हमें अज़ीज़ है, कैसा है, कौन है,
क्यों पूछते हो, हमने बताना तो है नहीं। तो जमाल ثانی کا ایک شعر ہے کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے۔ تو شاعری کی مد میں آپ بعض اوقات اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے ڈائریکٹ نہیں ہوتے، انڈائریکٹ بین السطور بات کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عشق جو ہے نا مصرے کی کرافٹ کے لیے میوز جو ہے وہ آپ کا کوئی چہرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پھول ہو سکتا ہے، کوئی عطر ہو سکتا ہے، کوئی اور مصرع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنی شام و سحر سے پیار ہے۔ سر یہ بتائیے گا، عشق کے بعد شاعری ہوئی یا شاعری کے بعد عشق ہوا؟ یار یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ جیسے آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اگلے 100 برس میں بھی اس کا جواب نہ دے پاؤں کہ پہلے انڈا آیا تھا کہ مرغی آئی تھی۔ تو اب اگر انڈا میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ وہ مرغی نے دیا تھا، اور اگر مرغی کہوں گا تو وہ انڈے سے نکلی تھی۔ تو یہ ایسے گتھے متھے ہوئے ایک دوسرے میں باہم دیگر پیوست ہیں، یہ جیسے جڑواں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب عشق ہوا، اور وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب شعر کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کائنات کی تقویم میں اور انسانی ذات کی تقویم میں یہ لمحہ کہیں بہت ہی ہیزی سا لمحہ ہے، اور آپ اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ فلاں برس کے فلاں مہینے کے فلاں دن کی شام کے وقت 6:45 پہ مجھے عشق ہوا تھا اور 6:46 پہ میں نے شعر کہہ دیا تھا۔ سر شاعری بھی حسین، خود بھی حسین، کیا حسن پرست نہیں؟ دیکھیے حسن پرست ہوئے بغیر شاعر نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو آل دا مولویز، مولوی سے میری مراد کوئی مذہبی وہ نہیں ہے، ایک خاص اقدار کے حامل کہ جن میں کرختگی اور سختی در آتی ہے، وہ کبھی جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، تھوڑی کجی، تھوڑی خامی، تھوڑی ناٹ میرا روی، لیکن تھوڑا الگ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حسن پرستی خدا کا بھی ایک وصف ہے کہ اللہ جمال و یحب، اللہ جمیل و یحب الجمال، خدا خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو خدائی وصف اگر ایک انسان میں آ جائے حسن پرستی کا، جمال کو سراہنے اور چاہنے کا، تو اس کو ہم نیگیٹو نہیں لے سکتے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حسن پرستی ایک بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ اور ایک بڑا نیسیسری انگریڈینٹ ہے شاعر کا یا کسی بھی ادیب کا، کسی پینٹر، فنکار، مجسمہ ساز یا موسیقار کا۔ کہتے ہیں کہ دل ٹوٹے تو بندہ شاعر بن جاتا ہے، آپ دل ٹوٹنے کے بعد شاعر بنے یا ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے شاعری کا سہارا لیا؟ کیا بات ہے، کیا اچھا جملہ ہے، اور میں اس کو تھوڑی سی تکمیل کرنا چاہوں گا کہ دل ٹوٹے تو شاعر بن جاتا ہے اور دل نہ ٹوٹے تو شوہر بن جاتا ہے۔ تو